नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल के द्वारा आपको सभी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करवाया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को दृढ़ करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो है साना साना हाथ जोड़ी नामक टॉपिक पर, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया। हिंदी के जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। पहला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो इस पाठ की लेखिका है मधु काकरिया। अगला प्रश्न है, यह पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? साहित्य की अलग अलग लिखने की विधाएं होती हैं, जैसे कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है और रेखा चित्र है। तो यह जो साना साना हाथ जोड़ी है, यात्रा वृतांत है। इसमें यात्रा का वर्णन लेखिका के द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने किस शहर को गंगटोक या गांगटोक के रूप में वर्णित किया है? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, जिसे गांगटोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगटोक को किसका शहर कहा गया है? गंगटोक को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, यानी कि मेहनतकश बादशाहों के शहर के नाम से गंगटोक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने सुबह उठकर खिड़की से क्या देखने की कोशिश की? सही उत्तर है कंचनजंगा की चोटी। लेखिका जो है सुबह उठकर कंचनजंगा की चोटी देखने की कोशिश करती हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस पर्वत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है? तो हिमालय पर्वत जो है उसकी तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वह कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है, लेखिका को सुबह खिड़की से कंचनजंगा क्यों नहीं दिखाई दी? इसका सही उत्तर है घने कोहरे और बादलों के कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। अगले प्रश्न पर आइए, लेखिका के गाइड और ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन नारगे। गाइड और ड्राइवर एक ही था, जितेन नारगे नाम का गाइड उनका था। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? नेपाल की। नेपाल की एक युवती थी, उससे उन्होंने जो है एक प्रार्थना सीखी थी। उसकी पंक्तियों की शुरुआती लाइन है साना साना हाथ जोड़ी। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना का क्या अर्थ है? तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन सात्विक हो, यह इस शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है, गंगटोक के युमथांग कितनी दूर था गंगटोक से? तो 149 149 किलोमीटर की दूरी पर था गंगटोक से युमथांग। रास्ते में बौद्ध दीदियों या भिक्षुओं की याद में जो पताकाएं लगाई जाती हैं उनका रंग कैसा होता है? सफेद और रंगीन रंग की जो है पताकाएं यानी कि ध्वज लगाए जाते हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर कितनी श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं? 108। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो श्वेत यानी कि सफेद 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आप याद रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाने वाली श्वेत पताकाओं पर क्या लिखा होता है? मंत्र लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? मंत्र। जब कोई बुद्धिस्ट उसकी मृत्यु हो जाती है तो 108 श्वेत पताकाओं को फहराया जाता है और उन पर मंत्र लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत बौद्ध पताकाओं को उतारकर क्या किया जाता है? उन्हें उतारकर जो है वे अपने आप नष्ट होने के लिए छोड़ दी जाती हैं, उन्हें उतारा नहीं जाता। अब ये ध्यान दीजिए, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है कि श्वेत बौद्ध पताकाओं को उतारकर क्या किया जाता है? तो उन्हें उतारा नहीं जाता, नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
नया कार्य शुरू करने पर किस रंग की पताकाएं लगाई जाती हैं? तो सही उत्तर है रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है। रास्ते में स्थित कवि लोंग स्टोक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड एक बहुत ही चर्चित फिल्म है, इसकी शूटिंग यहाँ हुई थी, इस कारण जो है कवि लोंग स्टोक स्थान इस नाम को इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कवि लोंग स्टोक में किन दो स्थानीय जातियों के बीच शांति समझौता हुआ था? लेप्चा और भूटिया नामक दो जो जातियां हैं वहां की स्थानीय, उनके बीच में शांति समझौता हुआ था, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्टों को वहां घूमने के लिए अच्छी जगह मिले, सभी लोग प्रेम से घूमे, इस कारण से इन्होंने आपस में समझौता किया। जितने नार्गे ने रास्ते में एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र को क्या बताया? तो जितेन नार्गे जो है धर्म चक्र या प्रेयर व्हील को उन्होंने एक कुटिया में एक चक्र घूम रहा था, उसे धर्म चक्र की संज्ञा दी गई या प्रेयर व्हील भी उसे कहते हैं। तो जितेन नार्गे जो कि गाइड और ड्राइवर दोनों ही था, उसने एक कुटिया के भीतर घूमते हुए चक्र को बताया था। धर्म चक्र या प्रेयर व्हील के बारे में क्या मान्यता है? इसके बारे में जो है ऐसा कहा जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यदि आप भी कहीं कभी वहां जाएं तो धर्म चक्र जो है उसको जरूर घुमाएं ताकि आपके सारे पाप धुल जाएं। गंगटोक सिक्किम में। लेखिका ने हिमालय के बदलते रूपों में क्या देखा? जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, हिमालय विशाल से विशालतर होता जा रहा था, क्योंकि दूर से हमें जो है पर्वत इतना विशाल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक चलते जाते हैं वैसे वैसे पर्वत की विशालता का हमें पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी रास्तों पर लेखिका को कौन सा प्रसिद्ध झरना दिखाई दिया? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो है लेखिका को यह झरना दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के उधर पूर्व में जो 7 स्टेट हैं उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और वहां पर एक वाटरफॉल है जिसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा गया है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास लेखिका की क्या अनुभूति थी? उन्हें लगा कि वे स्वयं बहती जलधारा बन गई हैं और उनके भीतर की तामसिक नष्ट हो गए, यानी कि उनके अंदर जो बुरे विचार थे वो नष्ट हो गए। अगला प्रश्न है, पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए कौन मौत के साए में काम कर रहा था? पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें जो है मौत के साए में काम कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर तोड़ती महिलाओं की पीठ पर बंधी टोकरी जिसे डोको कहा जाता है, तो डोको में क्या था? उनके बच्चे थे, यानी कि वो बच्चों को अपनी पीठ पर बांधकर उस टोकरी में और काम कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी औरतों के श्रम को देखकर लेखिका को क्या एहसास हुआ कि आम जनता का जीवन हर जगह एक जैसा है, कड़ा परिश्रम और कम प्रतिफल वाला जो है हर जगह आम लोगों का जीवन है, इसलिए मेहनत कीजिए और इस अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा में अच्छे से पढ़ते हुए अपना सिलेक्शन लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखिका को रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चों के बारे में क्या पता चला? वे 3-4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं, यानी कि वहां स्कूल भी जो है 3-4 किलोमीटर दूर है और वहां वे कठिन चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी बच्चे स्कूल के अलावा और क्या काम करते थे? तो लकड़ियां बटोरना, मवेशी चराना और पानी भरना ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, चाय के बागानों में युवतियां क्या पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी? तो सिक्किम की वहां की एक पोशाक है जिसका नाम है बोकू। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सिक्किम की कौन सी पोशाक जो है चाय की पत्तियों को तोड़ते समय पहनी जाती है? तो वह है बोको नाम की पोशाक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा बोकू। अगला प्रश्न है, युमथांग की घाटियों में लेखिका को रात में कहाँ ठहरना पड़ा? लायुंग में। युमथांग की घाटियां जो है वहां लेखिका को लायुंग नामक जगह पर ठहरना पड़ा।
अगला प्रश्न है, लायुंग किस नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शांत कस्बा था? तिस्ता नदी। वहां पर तिस्ता नदी बहती है, तो तिस्ता नदी जो है बड़ी प्रसिद्ध नदी है। तो तिस्ता नदी के किनारे यह लायुंग नामक छोटा सा कस्बा था। अगला प्रश्न है, सिक्किम के लोग तिस्ता नदी को क्या मानते हैं? अपनी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। यानी वहां के जो लोग हैं वो सिक्किम में बहने वाली तिस्ता नदी को जीवन रेखा या लाइफ लाइन मानते हैं। अगला प्रश्न है, युमथांग में लेखिका को बर्फ क्यों नहीं मिली? प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ लगातार पिघल रही थी, इस कारण उन्हें बर्फ नहीं मिली। कहाँ नहीं मिली? युमथांग नामक जगह पर, क्योंकि वो पूरा बर्फीला इलाका है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है काटाओ को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फिर आया है। देखिए, काटाओ नामक जो जगह है उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि वह बहुत सुदूर था, सुदूर मतलब बहुत दूर था, और अभी तक व्यावसायिकता से बचा हुआ था। अगला प्रश्न है, काटाओ पर पहुंचकर लेखिका के सहयात्रियों ने क्या देखा? चारों तरफ चांदी जैसी चमचमाती बर्फ बिखरी थी। यह वहां पहुंचकर लेखिका और उसके सहयात्रियों ने देखा। अगला प्रश्न है, जितेन नारगे गाइड के अलावा क्या भूमिका निभा रहा था? तो एक कुशल ड्राइवर और सिक्किम की संस्कृति का ज्ञाता भी था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका की सहेली का क्या नाम था जो इस यात्रा में उनके साथ थी? तो ये नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मणि। मणि नाम की जो है उनकी सहेली थी लेखिका की, मधु काकरिया जी की, और वो उनके साथ इस यात्रा में गई थी। मणि ने काटाओ की बर्फ को स्विट्जरलैंड से बेहतर क्यों बताया है? क्योंकि काटाओ की सुंदरता स्विट्जरलैंड से भी अधिक विशुद्ध और प्राकृतिक, विशुद्ध मतलब विशेष रूप से शुद्ध है और प्राकृतिक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पहाड़ी रास्तों पर लायुंग से वापस आते समय जितेन ने किस गुरुद्वारे के बारे में बताया? तो गुरु नानक देव जी की थाली वाले गुरुद्वारे के बारे में, जहां उनके पद चिन्ह हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। सिक्किम के लोग पहाड़ों, नदियों और झरनों की पूजा क्यों करते हैं? उनका मानना है कि जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, प्रकृति उसे नष्ट कर देगी, इसलिए प्रकृति पूज्य है। इसलिए सिक्किम के लोग पहाड़ों, नदियों और झरनों की पूजा करते हैं। गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है, वो असल में गांगटोक क्यों कहा जाता है? इसका क्या अर्थ है? गांगटोक का अर्थ होता है पहाड़, यानी पहाड़ों पर बसा हुआ शहर है गंगटोक या गांगटोक। अगला प्रश्न है, युमथांग की घाटियों में कौन से फूल विशेष रूप से खिलते हैं? प्रेमुला और रोडोडेंड्रा के फूल, ये दो फूल जो हैं वहां पर विशेष रूप से खिलते हैं, प्रिमुला और रोडोडेंड्रो के फूल। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का अंग कब बना? यानी कि इस पार्ट के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो बहुत पहले ही वह भारत का एक राज्य बन चुका था और वहां की संस्कृति भारतीयता में रच बस गई थी। बॉर्डर एरिया पर तैनात भारतीय सैनिकों को देखकर लेखिका के मन में क्या भाव जगे? अत्यधिक सम्मान और कृतज्ञता का भाव, कि वे -डिग्री तापमान में भी देश की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जल स्तंभ किसे कहा गया है? सर्दियों में बर्फ के रूप में जमने वाले हिमालय को, जो गर्मियों में पिघलकर नदियों के रूप में पानी देता है, उसे जल स्तंभ कहा गया है। यानी हिमालय ही जल स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने तीस्ता नदी के बहते जल को हाथ में लेकर क्या संकल्प लिया कि उनके भीतर की सारी बुराइयां और तामसिकाएं इस पवित्र धारा में बह जाएं? रास्ते में मिली एक सिक्किम युवती ने से जब लेखिका ने पूछा, क्या तुम इंडियन हो? तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं इंडियन हूँ। क्योंकि वहां के लोग जो है, वहां से चाइना पास पड़ता है और वहां की जो लोग हैं वो ऐसा लगता है कि शायद ये चाइनीज है, लेकिन वास्तव में वे भारतीय हैं, दिल से भारतीय हैं,
तो इसलिए उस लड़की ने जब कहा कि हाँ मैं इंडियन हूं, युवती के इस जवाब से लेखिका को कैसा लगा? उन्हें बहुत गर्व और खुशी महसूस हुई कि सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर खुश हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ हमें क्या मुख्य संदेश देता है? प्रकृति के संरक्षण के बारे में, कठिन मानवीय श्रम के सम्मान और देश की विविधता को समझने का जो है यह पाठ संदेश देता है। तो इस वीडियो में हमने साना साना हाथ जोड़ी नामक चैप्टर के प्रश्नों का अध्ययन किया। उम्मीद है इसमें से आपको अधिकतर प्रश्न जल्द ही याद हो जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने आपको बताया है और उन्हें आप रिपीट करें, अच्छे से याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक सारी वीडियोस पहुंचा सकें और उन वीडियोस के माध्यम से आप अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से पक्का कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।